हमने सीखा था कि इन्वेंट्री हमने दो तरह से पढ़नी है, एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा चैप्टर नंबर 7 में मैक्सिमम चीजें थी वो हमने सीखी, और दूसरा मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो ओवरऑल सीए के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है सीएमए का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। अगर ये दोनों चैप्टर्स आपको अगर सही तरह से आते हैं तो समझो उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको आता है। जी जी, मतलब अगर आपको सीएमए का जो चैप्टर यानी ये दो चैप्टर्स अगर आते हैं तो समझ जाओ कि सीएमए के अंदर जब आप पढ़ोगे जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है वो आपको आसान लगेगा। तो मुश्किल क्यों लगता है? मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमने पीआरसी का खास तौर पर क्यूएम का पेपर और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पास होने के लिए पढ़ते हैं, और पास होने के लिए क्या होता है कि शॉर्टकट्स या फाइनल असाइनमेंट को सिर्फ याद कर लेना या फिर सिलेक्टिव स्टडी कर लेना। अब जब आप सीए के अंदर अकाउंटिंग के पेपर की सिलेक्टिव स्टडी करोगे ना तो समझो आप अपना बेड़ा गर्क खुद करते हो। मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ या फर्दर स्टडीज में इस्तेमाल ना हो। मतलब अगर ये दो चैप्टर आप नहीं करके जाते पेपर आपका पीआरसी 4 का पास हो जाएगा। बट अगर आपको जब इन्वेंट्री पढ़ोगे वहां पर जाकर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली है ही कि आपने एक मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आती है। तो ये आपके दो चैप्टर आपको सीएमए में जाकर हेल्प करेंगे। वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन मेन सीएमए का पूरा चैप्टर यानी जो ये बुक है वो इसका इंट्रोडक्शन होगा। तो इसलिए ये दो चैप्टर हमें इसलिए भी जरूरी है, और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि मैन्युफैक्चरर मेन जो रिटेलर होता है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा नहीं करता। मैन्युफैक्चरर का तो काम ही यही है, मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितनी लग रही है, ओवरहेड कितने लग रहे हैं। तो अब अगर हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर से पहले हम देखते हैं कि बिजनेस मेन 3 टाइप के होते हैं। बिजनेस बाय एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। एक तो हो गया ना मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी है, रिटेलर भी एक एक्टिविटी हो गया, और एक होता है सर्विस का बिजनेस। सर्विसेज के बिजनेस में क्या होता है कि आप लोगों का स्टॉक नहीं होता, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करें कैप्स कॉलेज की तो यहां पर क्या है, क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो जहां जैसे डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल है वहां पर सर्विसेज दी जा रही है, स्कूल कॉलेजेस है वहां पर सर्विसेज दी जा रही है। तो 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक सर्विस का बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग का होता है, और एक रिटेलर। सर्विस के बिजनेस के अंदर स्टॉक नहीं होता। सर्विस के बिजनेस के अंदर होता है कुछ चीजों का, ऑफिस सप्लाईज टाइप कुछ चीजें होती है स्टॉक के अंदर। जैसे अगर आप यहां पर कॉलेज में पढ़ते हो, यहां पर स्टेशनरी का स्टॉक होता है, लेकिन वो मेन एक्टिविटी नहीं है। मेन एक्टिविटी क्या है? सर्विस, टीचिंग। तो स्टॉक छोटे मोटे होते हैं, ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक हो गया या स्टेशनरी का स्टॉक हो गया, इस टाइप के छोटे मोटे स्टॉक होते हैं, लेकिन मेन स्टॉक इसमें नहीं होता जिसका बिजनेस होता है। तो सर्विसेज के अंदर हम कह सकते हैं नो स्टॉक। तो इसमें ज्यादातर कॉस्ट फिर किसकी आएगी? इसमें ज्यादातर कॉस्ट आती है ओवरहेड्स, लेबर एंड ओवरहेड्स। इसकी मेन कॉस्ट फिर क्या हुई? एक मिनट हम देख लेते हैं कि कहां से नजर आना शुरू हो रहा है। यहां से,
और यहां से नजर आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सर्विस के बिजनेस में नो स्टॉक, उसके बाद मेन कॉस्ट इसकी क्या होगी, लेबर और ओवरहेड्स। उसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या होता है जनाब, इसमें मेन कॉस्ट आपको पता है, रॉ मटेरियल होता है, फिर वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर फिनिश गुड्स होता है। इसकी एक्टिविटी अपने टाइप की होती है। जो रिटेलर का बिजनेस होता है वो चीज बनी बनाई खरीदता है और उसे कोई बेच देता है, वहां पर ना रॉ मटेरियल का मसला होता है ना वर्क इन प्रोसेस का मसला होता है, वो डायरेक्ट एक फाइनल प्रोडक्ट खरीदता है और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, ज्यादा नहीं चेंज करता, उसका मेन काम नहीं चेंज होता, सिर्फ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकता है, पैकिंग अपनी मर्जी की कर सकता है, डिजाइनिंग अपनी, यानी वो कलर वगैरह अपना मर्जी का कर सकता है, कोई प्राइस टैगिंग अपनी मर्जी से कर सकता है, मेन फंक्शन चेंज नहीं होता। अब इन सब की इनके ऊपर कॉस्ट आ रही होती है। क्या कॉस्ट आ रही है जनाब इसके ऊपर? अब हम मेन जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर, क्योंकि रिटेलर का हमने पढ़ लिया, सर्विस का हमारे बिजनेस में नहीं है, तो हम जा रहे हैं सीधा मैन्युफैक्चरर के ऊपर। और मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट आ रही होती है, सबसे बड़ी कॉस्ट उसकी क्या होती है, मटेरियल। सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल। अब मटेरियल दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, ऐसा मटेरियल जो किसी भी कॉस्ट यूनिट के अंदर आइडेंटिफाई हो सके, नजर आ रहा हो। डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ, जो वो मटेरियल जो उस कॉस्ट, सपोज ये पेन है, इस पेन के अंदर वो मटेरियल हमें पता हो कि ये मटेरियल लगा हुआ है भाई, उसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल तो होता है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं होता, वो उस यूनिट के अंदर होता ही नहीं है, वो उस यूनिट के अंदर होता ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक चेयर बन रही है, उस चेयर में लकड़ी नजर आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल। उस चेयर के अंदर फोम नजर आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल। उस चेयर के अंदर आयरन नजर आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल उसमें क्या होगा, लेबर तो मटेरियल ही नहीं है, वेजेस मटेरियल है। मटेरियल का मतलब होता है कोई चीज, तो हम कह रहे इंडायरेक्ट होगी। अच्छा चले कोई बात नहीं। अब आप देखिए, जैसे जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, वो जो वर्कर काम कर रहे हैं, जब वो काम करते हैं तो कुछ कंपनीज वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब अपने काम वगैरह खत्म कर लें तो फिर एक दफा आप नहा धो लें, कपड़े चेंज करके फिर घर से, ताकि वो जो जरासीम वगैरह अगर कोई इस तरह का कोई मसला हो वो इधर की इधर ही रह जाए। सैनिटाइजर टाइप इस्तेमाल होते हैं। अब जो सैनिटाइजर इस्तेमाल हो रहा है वो भी तो एक मटेरियल है। सैनिटाइजर क्या है, वो एक सोप है जो उन्होंने हाथ धोने के लिए रखा हुआ है, वो भी तो एक मटेरियल है। क्या वो सोप उस वो चेयर के अंदर नजर आ रहा है कि जितना सोप इस्तेमाल किया होगा लेबर ने, वो है तो मटेरियल लेकिन क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या हुआ, ऑप्शनल है। नहीं मटेरियल की बात कर रहे हैं। अब फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो चीज आपके उस यूनिट के अंदर नजर आ रही है,
मतलब ये जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, जो पेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो कुछ इस्तेमाल हो रहा है उस यूनिट के अंदर, वो तो डायरेक्ट है, वो उस यूनिट के अंदर आ गया। अब कुछ ऐसा मटेरियल वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है जो उसके अंदर इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन होता वो भी उसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे अभी हमने कहा कि उन लोगों के लिए हमने एक डिटोल का साबुन रखवा दिया कि भाई साहब जब भी आपने जाना है तो इससे हाथ धो के जाने। अब वो जो डेटोल का सोप इस्तेमाल हो रहा है या सैनिटाइजर कोई इस्तेमाल हो रहा है या कोई और इस टाइप का कोई मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है जो उस यूनिट के अंदर तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो है उसी मकसद के लिए, वो होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल वो हो गया जो उस यूनिट के अंदर नजर आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल वो हो गया जो उस यूनिट के अंदर नजर नहीं आता। यूनिट के अंदर कॉस्ट में ऐड होगा, क्यों नहीं ऐड होगा? मेरी बात सुने, ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो जब ये यूनिट बनाता है, इस यूनिट को बनाने के लिए सारे खर्चे प्लस करता है, तो इसलिए तो इनडायरेक्ट कह रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? इनडायरेक्ट। आप देखिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चले जाएं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। देखिए वो पहले समझ लो, बाद में इस चीज पे आते हैं। मटेरियल का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो कुछ इस्तेमाल हो रहा है वो मटेरियल तो है। अब अगर वो उस यूनिट के अंदर आ गया जो चीज बना रहे हो तो डायरेक्ट, अगर वो यूनिट के अंदर नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट। मटेरियल तो दोनों है। पहले एक और मटेरियल भी समझा जाता था, वो कहता था कि जो बिल्कुल माइनर सी कॉस्ट आती है ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। जो माइनर की कॉस्ट से क्या मुराद है? जैसे आपने ये साफ कर लिया, एक और बात मैं इस चीज, और भी एक चीज इसमें कवर हो सकती है। जब आपने बना लिया, फर्नीचर बना लिया, अब उसको पॉलिश करने के लिए कोई इस्तेमाल करते होंगे कोई ना कोई मटेरियल, साफ करने के लिए भी कोई मटेरियल इस्तेमाल होता होगा, लेकिन वो चीज नजर तो नहीं आती। यानी अगर आप एक फर्नीचर बनाते हैं, उसमें मिट्टी धूल वगैरह होती है, फिर उसको चमकाने के लिए वो हो सकता है कोई मटेरियल इस्तेमाल करते हो। वो जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो एज इट इज नजर तो नहीं आ रहा होता, ना ही वो बंदे को दिख रहा होता है, तो वो क्या क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। और जो वैसे भी इस्तेमाल हो रहा हो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे आगे हम साथ ही एक और शुरू कर देते हैं, लेबर। लेबर भी दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर। अब देखिए डायरेक्ट लेबर वो सारे लोग, उनकी सैलरी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो तो गया डायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर देखिए, बाहर एक वॉचमैन आपकी फैक्ट्री के बाहर खड़ा है, आप उसको भी सैलरी पे कर रहे हो, इनडायरेक्ट है। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है? वो क्या कोई काम कर रहा है? या एक सिक्योरिटी गार्ड वही होता है, सफाई वाले हो गए, या दूसरे एक डिलीवरी वैन वाला बंदा, ड्राइवर, वो सामान लाकर छोड़ के जा रहा है, जिन सामान ला रहा है, रॉ मटेरियल ला रहा है, हम उसको भी सैलरी वगैरह पे करते हैं, वो है तो लेबर, लेकिन वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल, मतलब वो चेयर, वो यूनिट नहीं बना रहा, वो टेबल नहीं बना रहा। तो जो बंदे इस्तेमाल तो हो रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी एक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मतलब कोई मटेरियल को काट रहा है, मतलब लकड़ी काट रहा है, कोई लकड़ी का डिजाइन बना रहा है, कोई लकड़ी उठा के रख रहा है, वो सारा डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। एक भाई साहब है, वो लेकर आता है, रॉ मटेरियल लेकर आता है, वो रख के चला जाता है, वो ला तो रॉ मटेरियल है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसकी जो सैलरी देंगे वो क्या होगी? इनडायरेक्ट। और जो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है उसे क्या देंगे? वो सैलरी क्या होगी? डायरेक्ट। सैलरी तो नहीं होती, उसे हम वेजेस बोलते हैं, पेरोल या वेजेस, पेरोल या वेजेस। तो बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल से क्या मुराद है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है, जैसे ये अगर ये रिमोट बना हुआ है, इसके अंदर जितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन उसके लिए कुछ और मटेरियल भी इस्तेमाल होते होंगे जो यहां इसमें नजर ही नहीं आ रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, वो डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। तो किसका हिस्सा होते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होते, वो किस में कवर होते हैं? वो उसको हम लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। किस में लिख देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। मतलब
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो मटेरियल में लिखा जाएगा, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो ओवरहेड की कॉस्ट में लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी आपकी, और जो इनडायरेक्ट होगी वो किस में चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे ना फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट में क्यों ऐड करेंगे, इसलिए तो उसको अलग कर रहे हैं। 3 टाइप की कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट। जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होगी, जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो ओवरहेड के अंदर चली जाएगी। तो मटेरियल तो हो गया ना, तो फिर इसको ऐड डायरेक्ट नहीं है ना, इसलिए। हाँ जी, उसके बाद आ जाए सर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो भी इंटरेक्ट लेबर में है। कौन से इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमें चेयर बनानी है तो उसके लिए वो तो नॉन करंट एसेट्स है। अगर कोई मशीन इस्तेमाल हो रही है वो तो नॉन करंट एसेट है, वो मटेरियल तो नहीं है। इसमें चलिए, सर डायरेक्ट मटेरियल होने के लिए उसका इस्तेमाल होना जरूरी है या उसका विजिबल उसका इस्तेमाल उसका मेन क्या आता है, ये कहते हैं कि वो कॉस्ट जो यूनिट के अंदर आइडेंटिफाई हो जाए कि भी ये कॉस्ट इसके अंदर इतनी लगी हुई है, इस यूनिट के अंदर। जैसे अगर ये चेयर उठाकर देख ले, आप ये कह सकते हो कि इसमें इतनी लकड़ी लगी हुई है, इतना कपड़ा लगा हुआ है, इतनी फोम लगी हुई है, इतना लोहा है और इतने कील है, ये सब कुछ आप बता सकते हो। अब वही बात, अब इसके अंदर कोई ऐसी कॉस्ट, ऐसा मटेरियल भी लगा होगा जो इसमें तो नजर आ ही नहीं रहा, लेकिन वो हो सकता है वो उसके लिए हो। वो किस तरह की चीजें हो सकती हैं, जिस तरह से हो सकता है कि इसको काटने के लिए वो जो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, वो मशीन तो नॉन करंट एसेट है, लेकिन अगर कोई लुब्रिकेशन इस्तेमाल होती है या कोई ऐसा और मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो इसमें नजर नहीं आ रहा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल सारी चीज को व्हाइट कलर किया, फिर हम कस्टमाइज करके दे देते हैं कि अगर किसी को कोई कलर नहीं तो वो उस व्हाइट कलर को फिर डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, डायरेक्ट कॉस्ट वो नजर तो नहीं आ रहा। क्या नजर नहीं आ रहा, पहले व्हाइट कर देना चाहिए, फिर मतलब जिसको रेड चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, तो जब कलर चेंज करेंगे तो नजर तो आएगा। दूसरा ऊपर एक मिनट, अगर वो कहते हैं ना कि नजर आना जरूरी नहीं है, लगा होना जरूरी है, उस यूनिट के ऊपर लगा। तो जैसे ये पेन है ना, इस पेन में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ना डायरेक्ट, अब जो मटेरियल इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन वो इसके लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, डायरेक्टली इसके लिए नहीं था। वैसे जैसे मैंने अभी कहा ना कि हाथ साफ करने के लिए जो आपने कुछ चीजें रखी हुई है, और वो इसके लिए तो नहीं है, लेकिन अब अगर वो ये ना बनता तो वो मटेरियल भी ना होता। चलो जी, उसके बाद आप आ जाए ओवरहेड। अच्छा, ओवरहेड के नाम क्या होते हैं, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। यानी प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये कौन से ओवरहेड होते हैं? मटेरियल और लेबर के अलावा फैक्ट्री के अंदर सारे खर्चे प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाते हैं। मटेरियल और लेबर के अलावा सारे खर्चे, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लेकिन होने फैक्ट्री के चाहिए। किसके? फैक्ट्री के, ऑफिस के नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नहीं, फैक्ट्री के खर्चे। वो क्या हो सकते हैं? अच्छा, वो भी 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। उसमें कोई मसला नहीं है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, हमने उन्हें क्या बोलना है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अगर फिक्स्ड कौन से होते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड कौन से होते हैं? ऐसे खर्चे जो एक्टिविटी के कम या ज्यादा होने से चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर रेंट होता है, अब आप चाहे यूनिट कम बनाए चाहे यूनिट ज्यादा बनाए, ये यूनिट के चेंज होने से चेंज, क्या ये कभी भी चेंज नहीं होते? ये चेंज हो सकते हैं, एक्टिविटी की वजह से चेंज ना हो। मुझे लगता है कुछ लोग तो सुन ही नहीं रहे मैं क्या नहीं, वो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ है। नहीं, अगर ऐसा वैसा कोई मसला है ना तो मैं आपको बताऊं, बहुत लीनियंट बंदा, आप ना ये 7 वाला रूम फारिग है, वहां पर जाकर चुगलियां शुगलियां करके फिर वापस आ जाए,
ठीक है, तो इसलिए जब पढ़ा रहे होते हैं ना, वो पहले ही आपको पता है वो चीजें, ये छोटी छोटी चीजों पर आप लोग ऐसे ही, ये तो फजूल चीजें हैं जो बहस करने वाली है ही नहीं वैसे, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फर्क है? सिंपल ये है कि जो यूनिट के अंदर है तो डायरेक्ट है, नहीं है, लेकिन मटेरियल वो है तो इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी ऐसा ही है कि अगर वो डायरेक्टली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो डायरेक्ट लेबर है, एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो इनडायरेक्ट। मतलब बहुत सारी ऐसी लेबर होती है जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं कर रही, लेकिन वो बाहर के कामों में मसरूफ है, लेकिन वो है फैक्ट्री के लिए। जैसे रॉ मटेरियल ले आने वाला बंदा, वो उसे मैन्युफैक्चरिंग करनी नहीं आती, उसे चेयर बनानी नहीं आती, वो किसी भी एक्टिविटी में नहीं है, तो वो है तो लेबर ही, लेकिन किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट में चला जाएगा। लेकिन वो है जो भी बंदा फैक्ट्री में काम करने वाला है, अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है एक्टिविटी के अंदर तो डायरेक्ट लेबर, नहीं इन्वॉल्व तो इनडायरेक्ट, और वो चला जाएगा ओवरहेड के अंदर। किस में चला जाएगा? अब ओवरहेड में फिक्स्ड भी होता है। आपको याद होगा कि आपने कन्वर्जन कॉस्ट पढ़ी थी पिछले चैप्टर के अंदर, फिक्स्ड, और वो अभी हम वो पढ़ने लगे। कन्वर्जन कॉस्ट होती क्या? मटेरियल के बाद सारी आने वाली कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। आपने मटेरियल लिया है, वो की मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल के बाद लेबर ने उसके ऊपर काम किया और उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स के अंदर, तो लेबर भी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, ओवरहेड भी कन्वर्जन कॉस्ट होती है। लेबर भी कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड भी कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट में जो ओवरहेड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल। फिक्स्ड वो होते हैं आप एक्टिविटी कम करें या ज्यादा करें, उन्होंने फिक्स रहना है। और वेरिएबल, आप ज्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम यूनिट बनाओगे तो कम। अब प्रॉब्लम एक आ गई, आप लोगों ने जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपने यूनिट के अंदर ऐड करने हैं, वो किस बेस पे करेंगे? जितने यूनिट बनाए उतनी कॉस्ट। आपने 5 यूनिट बनाए, 5 यूनिट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। आपने 10 यूनिट बनाए, 10 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। मतलब आपने उसको एलोकेट कर देना किस बेसिस के ऊपर? एक्चुअल के ऊपर। किसके ऊपर? आपने जितने यूनिट बनाए, एक्चुअल प्रोडक्शन कह लो या एक्चुअल एक्टिविटी कह लो, फिक्स्ड। अब आपने फिक्स्ड भी तो ऐड करने हैं। अब वो कैसे ऐड करोगे? कभी 5 यूनिट बना रहे हैं, कभी 10 बना रहे हैं, कभी 15 बना रहे हैं, कभी 500 बना रहे हैं, तो हम एलोकेट कैसे करेंगे? वो तो फिक्स है। फिर इसको कर देते हैं नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर। किसके ऊपर? नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल प्रोडक्शन? नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल प्रोडक्शन। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाए, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन पे नंबर 1, नंबर 2 एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन। इफ एक्चुअल कैपेसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी, इफ एक्चुअल कैपेसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी। दोबारा सुन लें, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कौन से होते हैं? वो खर्चे जो एक्टिविटी की चेंज होने से चेंज, उनको हमने प्रोडक्शन पर एलोकेट कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। और नॉर्मल कैपेसिटी अगर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाए, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, तो फिर किसके ऊपर? एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर। और बाकी सारे खर्चे किसके ऊपर होते हैं? एक्चुअल के ऊपर। उसका मतलब क्या है? आप एक चेयर खरीद के आए, आपको 2 रुपए का मटेरियल लगा, 2 रुपए की लेबर लगी, 1 रुपए के ओवरहेड लग गए, तो 5 रुपए। 2 चेयर बनाओगे तो खर्चा कितना आ जाएगा? 10 रुपए। 3 चेयर खर्च बनाओगे तो 15, 4 बनाओगे तो 20। जितने यूनिट बनाओगे एक्चुअली उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर आप 10 रुपए का रेंट दे रहे हो, चाहे 1 चेयर बना रहे हो, 2 चेयर बना रहे हो, 3 चेयर बना रहे हो, वो तो 10 रुपए ही आ रहा है खर्चा। तो अब हम पर यूनिट कॉस्ट कैसे फाइंड करें? वो कहता है कि आपने क्या करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ना डिवाइड कर देना है नॉर्मल कैपेसिटी पे। किस पे डिवाइड कर देना है? नॉर्मल। इसमें और थोड़ा सा आसान बना लेता हूं आपके लिए। वो कहता है जनाब आपके पास ना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आए हैं जी 5 लाख रुपए। कितने आ गए? और आपने एक्चुअल में यूनिट बना लिए 1 लाख। कहता है मुझे बताओ 1 यूनिट के ऊपर कितना खर्चा आया होगा? 1 यूनिट के ऊपर कितना खर्चा आया होगा? तो कितना खर्चा आया होगा? 5 रुपए। कैसे फाइंड किया? 5 लाख को 1 लाख पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास पर यूनिट एक्सपेंस था।
अब अगर इसी तरह से अगर वो कहता है जनाब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 2 लाख है, अब चाहे आप 1 लाख यूनिट बनाओ, चाहे आप 2 लाख यूनिट बनाओ, चाहे आप 3 लाख यूनिट बनाओ, ये तो फिक्स रहेंगे। क्या इसको भी एक्चुअल प्रोडक्शन पे डिवाइड करके वो काम करता है? नहीं, वो क्या करता है, वो कहता है बताओ नॉर्मली आप कितने यूनिट बनाते हो, या दूसरे लफ्जों में एवरेज यूनिट कितने बनाते हो। अब कहते हैं जी हर साल नॉर्मल हम ना तो 1.5 लाख यूनिट बनाते हैं, नॉर्मल कितने बनाते हैं? वो कहता है फिर अब ऐसा करो कि इसको 1.5 लाख पे डिवाइड करके ही पर यूनिट निकालो। एक्चुअल में आपने कितने बनाए हैं? 1 लाख। नॉर्मली कितने बनाते हो? 1.5 लाख। अभी कम क्यों बनाए? हो सकता है कुछ मशीनें खराब हो गई हो, ऐसा हो सकता है ना। अगर मशीनें खराब हो तो अगर आपने जो 2 लाख का रेंट देना था, क्या वो 2 लाख का रेंट हमसे कम लेगा? वो तो पूरा रेंट लेगा बिल्डिंग का। कहता है कि अगर आपने एक्चुअल में 1 लाख यूनिट बनाए हैं, 1,20,000 बनाए हैं, 1,40,000 बनाए हैं, जो वेरिएबल ओवरहेड होंगे वो किस पर डिवाइड करोगे? एक्चुअल प्रोडक्शन पे। और जो फिक्स्ड ओवरहेड होंगे उसको किस पे डिवाइड करोगे? नॉर्मल प्रोडक्शन पे। लेकिन अगर जब कभी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो फिर किस पे करेंगे? एक्चुअल पे। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। नॉर्मल कैपेसिटी से लोग कम तो तैयार करते हैं, ज्यादा तैयार नहीं करते। ज्यादा तब तैयार होता है जब कोई एक नया ऑर्डर मिल जाए या कोई वजह हो। नॉर्मल हालात में नॉर्मल कैपेसिटी से हमेशा कम ही बनाई जाती है। तो इसलिए पेपर में ये आपको सवाल आ सकता है कि भाईजान आप बताएं कि आपने फिक्स्ड ओवरहेड को किस पे डिवाइड करना है? लेबर को किस पे डिवाइड करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन पे, एक्चुअल एक्टिविटी पे। ओवरहेड को किस पे डिवाइड करते हैं? ओवरहेड को वेरिएबल हो तो एक्चुअल पे, फिक्स्ड हो तो नॉर्मल। वेरिएबल हो तो एक्चुअल पे और फिक्स्ड हो तो। अब कोई कहता है जी बताओ नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है? क्या नॉर्मल कैपेसिटी आप कही जा रहे हो? नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि हमारी मशीन से हम नॉर्मल हालात में कितने यूनिट बना सकते हैं, और टेकिंग द इफेक्ट ऑफ नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। टेकिंग द इफेक्ट ऑफ जैसे अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई आपको कॉलेज तक आने का कितना टाइम लगता है, वो बोलेगा कि सर नॉर्मली ना हमें टाइम लग जाता है, अगर सिग्नल ना हो, फलाना ना हो तो ये टाइम लगता है। नॉर्मली हमें जी आधा घंटा लगता है। मैं कहता हूँ यार सिग्नल का मसला भी तो आता है, 2 सिग्नल आते हैं रास्ते में। कहता सर ये टाइम मैंने काउंट करके बताया है, तो अगर सिग्नल ना हो तो फिर तुम 10 मिनट में भी पहुंच जाए। इसका मतलब है एवरेज टाइम उसको कितना लगता है? आधा घंटा। उसके अंदर उसने ये भी शामिल कर लिया कि घर से निकलते हुए टाइम लगता है, फिर जब मेन रोड पे आ जाते हैं फिर सिग्नल पे टाइम लगता है। ये सारी चीजें काउंट करने के बाद आधा घंटा। बिल्कुल ऐसे ही हमने कहा जी मशीन, आपकी मशीनें सारा साल चलती रहती हैं। आपने कहा जी आपकी मशीन से 2 लाख 1.5 लाख यूनिट बन सकते हैं। हमने कहा कि वो सारा साल चलती है, तो कहा नहीं, अगर वो दरमियान में थोड़ी बहुत रूटीन में जो खराब होती है या हम रिपेयर करवाते हैं, वो सारी चीजें कंसीडर करने के बाद ये 1.5 लाख यूनिट। अगर वो 100% फुल एफिशिएंसी से बनती तो हो सकता है ज्यादा भी बने, खराब वगैरह ना हो, रिपेयर वगैरह ना करवाएं। तो नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है वो एवरेज प्रोडक्शन जो रूटीन के छोटे मोटे यानी रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम कंसीडर करने के बाद वो प्रोडक्शन कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी। अगर आप अपनी बुक में जाओ पिछले चैप्टर पे, यहां पर देखिए उसने हमसे कहा जी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। पहली बात, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या मटेरियल आता है या नहीं? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मटेरियल, देखिए वैसे ये बाद में भी मैं पढ़ाता भी हूं। हमारे पास ये होती है मटेरियल प्लस लेबर प्लस, तो जनाब ये जो कॉस्ट है ना ये कन्वर्जन कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? कन्वर्जन। और ये कॉस्ट क्या होती है? इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और अगर हम इसकी बात कर लें
इसे बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। मटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट, लेबर प्लस ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट, और मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसमें एक और कॉस्ट ऐड कर दी जाए नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो बन जाएगी फुल कॉस्ट। इसमें एक और कॉस्ट ऐड कर ली जाए, वो कौन सी? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होते सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो उसे वो पे क्या बन जाएगी? टोटल कॉस्ट या फुल कॉस्ट। अब जनाब यहां पर देखें उसने किसकी बात कर रहा है? कन्वर्जन कॉस्ट ही। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या शामिल होगा? लेबर और ओवरहेड। ये देख ले, दीज इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट लेबर, a systematic allocation of fixed and variable production overhead incurred in converting the material into finished goods। ये दो मेन कॉस्ट है। फिर वो कहता है अच्छा मुझे बताओ जी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में आप क्या जानते हो? कहता है जी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्टिविटी की चेंज होने से चेंज नहीं होते। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन रिलेटिवली regardless of the volume of such as depreciation। अब depreciation अगर प्रोडक्शन मेथड पे आए तो फिर तो वेरिएबल है। depreciation अगर प्रोडक्शन मेथड पे आए ना फिर तो वेरिएबल है। ज्यादा यूनिट बनेंगे ज्यादा डेप्रेशन आएगी, कम यूनिट बनेंगे और अगर यूनिट ही नहीं बनेंगे तो डेप्रेशन जीरो। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में, WDV मेथड में, सम ऑफ डिजिट्स मेथड में जो प्रोडक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता तो वो कौन सी डेप्रेशन होगी? अब अच्छा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी क्या वो फिक्स प्रोडक्शन में आएगी? उसमें भी वो फिक्स प्रोडक्शन में आएगी। अब क्योंकि वो तो चेंज हो रही है, वो भाई मैं बार बार कह रहा हूं वो कॉस्ट जो एक्टिविटी की चेंज होने से चेंज हो, कम यूनिट बनाओ या ज्यादा यूनिट बनाओ, उस तरह से चेंज हो तो वेरिएबल है। देखिए आपने कम यूनिट बनाए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेफिसिट फिर भी वही आएगी। डेप्रिसिएशन चेंज हो रही है लेकिन यूनिट के कम या ज्यादा होने से चेंज नहीं हो रही, वो तो अपनी नेचर की वजह से चेंज हो रही है। अब रेंट हर साल 10% बढ़ जाता है, चेंज तो ये भी हो रहा है, आप उसे फिक्स कही जा रहे हो। क्यों नहीं चेंज होता? वो चेंज हो रहा है लेकिन एक्टिविटी की वजह से नहीं चेंज हो रहा, वो तो वैसे साल खत्म हो गया इसलिए चेंज हुआ है। तो वेरिएबल एक्सपेंस कौन सा हुआ? वो खर्चा जो एक्टिविटी क्या मुराद है? यूनिट। आपने कम यूनिट बनाए कॉस्ट कम आ, ज्यादा यूनिट बनाए कॉस्ट ज्यादा आ गई, इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के WDV मेथड के अंदर डेप्रेशन चेंज हो रही है लेकिन वो अपने मेथड होने की वजह से चेंज हो रही है, यूनिट या कम या ज्यादा होने की वजह से चेंज, तो ये भी फिक्स है। तो फिक्स की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो चेंज ही ना हो कभी। फिक्स की डेफिनेशन ये है कि एक्टिविटी की चेंज होने की वजह से चेंज ना हो। और एक्टिविटी क्या चीज है? यूनिट्स भी कह सकते हो, लेबर आवर्स भी कह सकते हो, मशीन आवर्स भी कह सकते हो। आगे वो कहता है जी फैक्ट्री बिल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कि वो जो मैनेजर फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी हम दे रहे हैं वो भी फिक्स है। मतलब जो यूनिट के ऊपर आपकी कॉस्ट बेस नहीं कर रही ना वो फिक्स है, जो यूनिट के ऊपर बेस करेगी वो वेरिएबल। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन वेरी डायरेक्टली nearly directly with the volume of production such as indirect material and indirect। अच्छा जो indirect material है और indirect labor है ये भी वेरिएबल है ये फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन है ये फैक्ट्री ओवरहेड भी तो दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। फिर ये कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड हमने पढ़ लिया था। तो ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को हम फिनिश्ड गुड्स के कॉस्ट में ऐड करते हैं ना? हाँ जी। तो फिर इसमें तो वो कॉस्ट आ गई इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल वाली, तो फिर तो इस तरह से इसको भी ऐड कर रहे हैं। किसमें? हाँ जी फिनिश्ड गुड की कॉस्ट में इसको भी फिर ऐड कर रहे हैं। आपने कहा था इसको ऐड नहीं करेंगे इनडायरेक्ट लेबर को इनडायरेक्ट मटेरियल। फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। फिनिश गुड्स की कॉस्ट बराबर होती है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, उसमें तो सारे गुना इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिक्स प्रोडक्शन की कॉस्ट में सारे ऐड हो जाते हैं। वो ये कहता है कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वो मटेरियल नहीं है, ओवरहेड तो है, वो क्या नहीं है? मटेरियल की कॉस्ट में नहीं आएगा, ओवरहेड की कॉस्ट में आएगा। लेवल ऑफ प्रोडक्शन
वो कहता है जी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को किस लेवल पर कौन सी एक्टिविटी लेनी है, एक्चुअल। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को भी किस पे लेना है, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को किस पे लेना है। लेकिन आगे ब्रैकेट में क्या लिखता है, एक्चुअल इज यूज्ड इफ इट एक्सीड। अब नॉर्मल कैपेसिटी की डेफिनेशन ये 1.5 लाइन की लिखी हुई है, वही है कि नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू अचीव ओवर नंबर ऑफ पीरियड या सीजन। पीरियड सीजन का मतलब 1 साल या 3 महीने या 4 महीने, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस टेकिंग इनटू अकाउंट लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस। प्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर आपने क्या था जी, 2 महीने हमने ना अब प्रोडक्शन नहीं करते, रुक जाती है प्रोडक्शन, और हो सकता हम अपने सारे प्लांट वगैरह ना दोबारा सफाई वगैरह करवाते हैं उनकी, तो ठीक है वो चीजें टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब उसको आपने कंसीडर करके बताया है। और वो सारे के सारे कौन से होने चाहिए हालात, नॉर्मल। सपोज दैट 1 साल में कभी ये अगर आप ओवरऑल देखें कि डीएचए के अंदर ना आपने कभी भी जून और जुलाई के अंदर ना, जून जुलाई नहीं, वो जो मौसम बरसात के 2 महीने आते हैं ना, वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होती। इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब डीएचए के अंदर नॉर्मली कितने घर बनते हैं, तो वो 2 महीने में प्रोडक्शन जो रुक जाती है उसको भी आपने कंसीडर करना है, क्योंकि वो रूटीन का है, उस रूटीन के अंदर वो 2 महीने कंस्ट्रक्शन करते भी। अब ऐसा हुआ कि जैसे कोविड के अंदर उन्होंने कहा कि भाई बंद कर दो, कुछ भी नहीं करना, घर से निकलना ही नहीं है, 6 महीने के लिए प्रोडक्शन बंद रही, क्या वो भी कंसीडर करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूटीन में नहीं था, वो तो अचानक हो गया, अब नॉर्मल है। चलिए जनाब वापस चलते हैं आप अपने अभी हमने क्या सीखा, मटेरियल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, लेबर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ओवरहेड फिक्स्ड और वेरिएबल होता है। अच्छा ओवरहेड भी 2 टाइप के होते हैं, वो भी लिख लेते हैं। एक होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, और एक होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड और एक होते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो होती है फैक्ट्री के अंदर, और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है वो जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाती है उसके बाद उनका काम शुरू होता है। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जर्नल ओवरहेड, वो सारे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं। मतलब अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करें, ये तो हो गया ना, प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या आता है, बल्कि इसको बाद में पूरा लिखवाते हैं, पहले ये लिख ले। सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन भी सेलिंग एक्सपेंस ही होते हैं एक टाइप के। उसके बाद एडमिन एक्सपेंस। अच्छा अगर फैक्ट्री की एडमिन होगी ना, फैक्ट्री की, वो प्रोडक्शन ओवरहेड है, फैक्ट्री का हर खर्चा प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर उसके बाद जर्नल ओवरहेड, ये हो गए नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या आता है जनाब, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन सा वाला, जो लेबर की सुपरविजन कर रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट लेबर ओवरहेड नहीं होते, किसी भी एक्सपेंस के साथ लफ्ज फैक्ट्री आ जाए, लफ्ज प्रोडक्शन आ जाए, या लफ्ज मैन्युफैक्चरिंग आ जाए, वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड ही हो गए। किसी भी खर्चे के साथ फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, आपका दिल माने या ना माने, वो प्रोडक्शन ओवरहेड ही होगा। फैक्ट्री का, प्रोडक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी खर्चा आ जाए, वो होगा क्या, प्रोडक्शन। और नॉन प्रोडक्शन होता है ऑफिस के खर्चे,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के खर्चे। ठीक होगी बात। अब हम एक फॉर्मेट बनाते हैं फुल कॉस्ट का, ठीक है। उस फुल कॉस्ट के अंदर सारे सेगमेंट भी साथ साथ लिखते जाएंगे कि उस कॉस्ट में किस किस हिस्से को क्या क्या बोलते हैं, और ओवरऑल हमारा एक सवाल भी हो जाएगा, ठीक है। एक पहले छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं फुल कॉस्ट का। सबसे पहले जी मटेरियल की कॉस्ट, फिर उसके बाद जनाब लेबर कॉस्ट। अब यहां पर लिख लें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई और आ गया तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल फुल कॉस्ट ऊपर लिखा हुआ है ना, फुल कॉस्ट का मतलब क्या है, सारे खर्चे। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ओके की बात। ये हमारे हैं फुल कॉस्ट या फुल एक्सपेंसेस, ठीक है, फुल कॉस्ट या फुल एक्सपेंसेस। अब ये जितना हिस्सा है ना, ये जो मैंने कलर कर दिया, क्या क्या कलर किया जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, या दूसरे लफ्जों में आप कह दो कि ये है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, पेपर में आपसे अगर वो कहे जी मुझे प्राइम कॉस्ट फाइंड करके दे, तो उसमें कौन से लेने हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। वो डायरेक्ट एक्सपेंस बताया होंगे तो डायरेक्ट होंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मेन क्या होते हैं, रॉयल्टी। क्या होते हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी खर्चा ये होता है, जैसे सपोज दैट आप कोई पेन बनाते हो ना, ये पेन आपकी प्रोडक्शन है, आपसे किसी और ने कहा कि यार ये मुझे भी राइट दे दो पेन बनाने का, हमने कहा ठीक है आप बनाओ, लेकिन हर पेन बनाने के ऊपर 1 रुपया मैं भी लूंगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे पेप्सी की बोतल है, अब पेप्सी की बोतल पाकिस्तान में बन रही है, तो जो पेप्सी की कंपनी है उन्होंने कहा ठीक है जरा बनाओ, जितनी पेप्सी की बोतल बनाओगे ना, 2 रुपए हर पेप्सी की बुक के ऊपर, बोतल के ऊपर मुझे भी दो। अब वो जो 2 रुपए हम हर बोतल के ऊपर दे रहे हैं, तो ज्यादा बोतलें बनाएंगे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम बोतलें बनाएंगे तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है हमारा, लेकिन ना तो वो मटेरियल है ना वो लेबर है वो डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद ये जो सारा सारा रेड लिखा है, ये कौन से है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड है। ये सारे क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड। और जो सारे आपने ग्रीन लिखे हैं, ये है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। ये क्या है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर हम इसकी बात करें
ये जो कलर वो हो नहीं रहा सही, हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। ये क्या है बोला? हाँ चीकू, ये कन्वर्जन कॉस्ट है। ये क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक होगी बात? तो ये पेपर में आपको ये सारी कॉस्ट देख लेना, कोई सेगमेंट पूछा जा सकता है। सारी कॉस्ट दे देगा, कहेगा जी प्राइम कॉस्ट बताओ। सारी कॉस्ट दे देगा, कहेगा जी कन्वर्जन कॉस्ट बताओ। और एक और चीज भी, वो भी लिख लो। ये कॉस्ट क्या कहलाती है भला? प्रोडक्शन कॉस्ट। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल प्लस लेबर प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट ओवरहेड, वो क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर प्लस कर दो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी, वो क्या बन जाती है? टोटल कॉस्ट या फुल कॉस्ट। तो ये सारी कॉस्ट है, इसी की सेग्रीगेशन है। और अगर सेल में से ये टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। सेल में से ये टोटल कॉस्ट माइनस कर दी जाए तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। चले जी, ये चीज आपने याद रखनी है, ये बार बार आगे भी आएगी। चले जनाब, फिर एक फॉर्मेट लिखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पहले लिख लें, फिर कॉस्ट ऑफ सेल का लिखवाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड करते हैं? वैसे कॉस्ट ऑफ सेल कैसे फाइंड करते हैं, याद है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल। क्या मैन्युफैक्चरर भी ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वो तो परचेज करता ही नहीं, वो तो बनाता है। वो कैसे कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेगा पता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो किस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। हाँ जी हाँ, रॉ मटेरियल परचेज करता है, लेकिन जो सेल करता है वो तो नहीं। हम क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल। सेल किसको करता है? फिनिश गुड्स को या रॉ मटेरियल? फिनिश गुड्स को। अब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कैसे करता है? बिल्कुल उसी फॉर्मेट से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने का तरीका होता है, सबसे पहले लिखते हैं जी ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग, जितनी अमाउंट होगी ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज, किसकी परचेज? रॉ मटेरियल की, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, आपके पास लिखा रहने देना, आपने नहीं मिटाना। इसमें एक चीज और प्लस करनी है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पता है एडजस्ट कर लेना है। कैरेजिन। कैरेजिन क्या है बोला? रॉ मटेरियल को लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रॉ मटेरियल के लाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हमारे पास एक आंसर आएगा, कोई बता सकते हो वो आंसर क्या होगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल जितना खरीदा माइनस जितना पड़ा हुआ है। क्या? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो तो परचेज है। जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया, पहले इतना पड़ा हुआ था, इतना खरीदा, इतना अभी रॉ मटेरियल पड़ा है, तो बाकी किधर चला गया? रॉ मटेरियल बिक गया या इस्तेमाल हो गया? क्या रॉ मटेरियल हम बेचते हैं? इस्तेमाल ही करते हैं ना। तो वो जो जितना रॉ मटेरियल, अगर पेपर में सवाल आ जाती मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ या प्रोडक्शन के लिए इशू कितना किया, तो कैसे फार्मूला, क्या फार्मूला का? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कैरेजिन तो इसलिए लिखा है ना क्योंकि कैरेजिन उसके अंदर ऐड हुआ होता है। अलग से दे दे तो ऐड कर देंगे, नहीं देगा तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा, इसको क्या बोलोगे? रॉ मटेरियल
यूज्ड, या इसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल इशू फॉर प्रोडक्शन, इशू फॉर, ये नहीं समझ आया। आपने ना लकड़ी खरीदी और पहले आपकी कुछ लकड़ी पड़ी हुई थी कोई 1000 रुपए की, आपने 10,000 की और लकड़ी खरीद ली, 2000 की लकड़ी आपकी अभी पड़ी है, तो ऑडिटर आया कहता जी आपने तो 10,000 की लकड़ी खरीदी थी, ये 2000 की पड़ी, बाकी किधर गई, तो क्या बोलोगे, चोरी होगी या इस्तेमाल होगी? वो जो लकड़ी इस्तेमाल होगी वो कैसे फाइंड की जाती है? आपके पास पहले कितनी पड़ी थी, 1000 की, 10,000 की और खरीदी तो टोटल कितनी हो गई, 11,000, 2000 की अभी रॉ मटेरियल की फॉर्म में पड़ी हुई है, तो इस्तेमाल कितनी हुई, 9,000 की। तो जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आपके पास बचा पड़ा है ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड ना कर देना कहीं, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उठ जाए यार तू, अगर तेरी ये हालत है तुझे तो बिल्कुल ही समझ लग रही होगी। ओ भाई मैं तो अपनी कहानी बताता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, मैं आप लोगों की हालत बताता हूँ, जब मेरी ऐसी हालत होती है तो दिमाग बंद हो जाता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, दिमाग में कोई ख्याल आ जाए तो इधर से गया बंदा। तो अगर आप ये कहते नहीं ऐसा नहीं होता तो फिर आप इंसान ही नहीं हो, फिर आप कोई और ही मखलूक हो जिसका दिमाग पुप्पो के घर भी है और इधर भी है और... तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठो, और ये आप लोगों को कोई शर्मिंदा करने की बात नहीं होती, थोड़ा सा ये कहते चलो 5 मिनट के लिए आप मजीद कंसंट्रेशन करते हो फिर चले जाते हो। चलिए अच्छा बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, क्या फार्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम का? रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ये होता है आपका रॉ मटेरियल इस्तेमाल कितना हो गया, वो कैसे फाइंड करोगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस खरीदा कितना माइनस इस्तेमाल, बगैर इस्तेमाल शुदा कितना पड़ा हुआ है, तो जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल इशू फॉर प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल। अब इसका मतलब है इतना रॉ मटेरियल आपकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ, इतनी कॉस्ट बन गई आपके रॉ मटेरियल यदि आपकी प्रोडक्शन की, इसमें हम ऐड कर देंगे प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर क्या हो, कौन सा होगा, और जिन लोगों ने रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं, जितना खर्चा हो रहा है लेबर को, जितना पैसा दे रहे हैं वो भी ऐड हो गया, प्लस कर दो डायरेक्ट एक्सपेंस, होते नहीं है लेकिन लिख लो, रॉ मटेरियल की परचेज पे जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो नेट करके लिखेंगे, कैसे करके, उसमें से माइनस करके, मतलब जितना डिस्काउंट होगा माइनस कर देंगे परचेज की कॉस्ट में से। ये मटेरियल लग गया, ये लेबर का खर्चा उसके ऊपर ऐड कर दिया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड हो गया, इसका जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो ऐसे नहीं कि जितना मटेरियल खरीदा सारा खर्चा ऐड कर देना है, जितना खरीदा है मटेरियल वो ऐड करना है या जितना इस्तेमाल हुआ है वो ऐड करना है, जितना इस्तेमाल हुआ है। तो इस्तेमाल कैसे फाइंड करेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, इतना मटेरियल लगा, लेबर का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता नहीं, वो ऐसे नहीं होता अच्छा मैं इतना काम करके जा रहा हूं अगले दिन हुआ पड़ा हो, मतलब काम तो एक्टिविटी है ना बंदे की, तो जितना लेबर ने काम किया उतने हम पैसे दे देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जितनी यूनिट बनाए और अगर किसी को पैसे देने हैं तो वो उसका ऐड कर दी। इसके बाद अब मटेरियल भी ऐड हो गया, लेबर भी ऐड हो गया, अब क्या ऐड होना है, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्लस कर देंगे इसके अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन ओवरहेड कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट सुपरवाइजर की सैलरी ऐड कर देंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की हर चीज की डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग के अदर एक्सपेंस ही है, ये मैन्युफैक्चरिंग के जो ओवरहेड होते हैं ना वो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर एक्सपेंस होते हैं।
क्योंकि डायरेक्ट हो गया मटेरियल और लेबर, बाकी सारे इनडायरेक्ट या अदर। तो सारी डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की, अब फैक्ट्री की क्या डेप्रिसिएशन की बात करें, फैक्ट्री की बिल्डिंग की, फैक्ट्री के फर्नीचर की, फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी की, कोई भी, फिर रेंट ऑफ फैक्ट्री की बिल्डिंग, यानी फैक्ट्री की कोई भी चीज, उसका रेंट, उसकी बिल्डिंग का रेंट, उनकी मशीनों के अंदर कोई मशीनें इस्तेमाल हो रही है, अगर वो रेंट पे है, कोई जनरेटर रेंट पे लिया हुआ है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड करते हो। इसके बाद कोई भी किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के हों, अब उसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द, इसे आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसमें आप प्लस कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आपके पास आ जाएगा आंसर प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब ये है आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल कॉस्ट नहीं, फुल कॉस्ट कैसे आएगी, नॉन प्रोडक्शन भी ऐड कर। क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ, क्योंकि ये इतना बनाने पे लगा, मटेरियल भी ऐड कर दिया, लेबर भी ऐड कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं जी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करें तो क्या करोगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर दो, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दो, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अब परचेजेस तो है नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहां तक है, इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मर्जी इसका नाम ले दो। अब अगर आपसे कोई पूछे थी मुझे तो कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट ऑफ सेल। जो दूसरा भाई साहब रिटेलर होता है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला सिंपल होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसकी अगर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है तो इससे आगे करना है, तो इसमें क्या कर दो, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जैसे सिंपल कॉस्ट ऑफ सेल भी बोलते हैं, सिंपल इसे कॉस्ट ऑफ सेल भी बोला जाता है। नजर आ रहा सही, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो ये फार्मूला भी आपने याद रखना, क्या, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड, फिर लेबर ऐड कर देंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे, तो क्या चीज आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट, उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर देंगे, तो यानी वो इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर सारा ऐड करेंगे, तो आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर। इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को प्लस माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये तो बन गई कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है। अब अगर पेपर में इसकी जर्नल एंट्रीज आ जाए तो इसी जिसको ये फॉर्मेट आता है जर्नल एंट्री भी वही पास कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज पास करने का क्या तरीका होता है, ये आप यहां से देखते जाएंगे तो आपकी जर्नल एंट्री बनती जाएगी। सबसे पहले आप मुझे बताएं ओपनिंग रॉ मटेरियल की क्या एंट्री होगी, ये अभी आपने नोट नहीं करना, लेक्चर आपको मिल जाएगा, ये टाइम उतने टाइम के जाकर एंट्रीज नोट कर लेना, समझना है। ओपनिंग रॉ मटेरियल की कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि वो तो पहले खरीदा वो पड़ा है।
जो रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे क्या उसकी एंट्री पास होगी? जाहिर सी बात है, क्या एंट्री पास होगी? परचेजेस टू कैश। अब कहेंगे सर परचेजेस क्या से? ये परचेज का मतलब है हमने इसको खरीदा ना, तो मटेरियल खरीदा है, इसको बनाकर बेचेंगे, तो आप इसकी दो एंट्री पास कर सकते हो, परचेजेस टू कैश या अकाउंट पेबल, या रॉ मटेरियल टू कैश, रॉ मटेरियल टू। तो आप हमारी इसकी एंट्री पास हो जाएगी इन दोनों को प्लस करके। ये आपको एक ही पेपर में आएगा, मैंने फुल फ्लैज बताया है, आगे आने वाली जिंदगी में भी अगर आएगा तो ऐसे ही करना। क्या एंट्री पास करेंगे आप? एंट्री पास कर देंगे रॉ मटेरियल डेबिट कैश या अकाउंट पेएबल। तो रॉ मटेरियल के खरीदने की एंट्री पास हो जाया करेगी, क्लोजिंग रॉ मटेरियल की कोई एंट्री पास नहीं। अब आ जाओ, जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है क्या उसकी एंट्री पास होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अब वो मटेरियल का स्टेटस उसका खत्म हो गया। अब वो क्या बन गया भला? क्या फिनिश गुड्स बन गया या वर्क इन प्रोसेस बन गया? वर्क इन। तो इस अमाउंट से जो ये अमाउंट आती है ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जो उसका आंसर आएगा उसकी एंट्री पास होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल। इसका मतलब है इतना रॉ मटेरियल खत्म हो गया, वो बन गया वर्क इन प्रोसेस, बाकी का आपका रॉ मटेरियल बचा पड़ा होगा। तो यहां तक दो एंट्रीज हो गई, एक एंट्री होगी रॉ मटेरियल के खरीदने की और एक एंट्री होगी अब आगे लेबर की। देखिए रॉ मटेरियल जितना इस्तेमाल हो गया, क्या वो अब भी रॉ मटेरियल की सूरत में पड़ा हुआ है? ये खत्म, क्रेडिट कर दिया, वो किस फॉर्म में चला गया? वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस भी हमारी इन्वेंट्री होती है, वो ज्यादा हो गया, वर्क इन प्रोसेस में खर्चा ऐड हो गया। अब आ जाओ जी लेबर, बताओ लेबर की एंट्री क्या होती है? वेजेस टू कैश, वेजेस टू। अब वेजेस कह ले या लफ्ज पेरोल कह ले, वेजेस या पेरोल। अब इसकी एंट्री पास होगी जनाब इस अमाउंट की, पेरोल डेबिट। अगर कैश दे दो तो कैश, वरना पेरोल पेएबल, पेरोल पेएबल। अब लेबर जो है वो किस पे लग रही है? वर्क इन प्रोसेस के ऊपर। किसके ऊपर लग रही है? तो जितना आपने पेरोल डेबिट किया है ना, वो लेबर को खत्म करके वो भी किस में, ये इसी अमाउंट से दूसरी एंट्री पास होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट पेरोल क्रेडिट। तो एक अमाउंट की दो एंट्रीज पास होनी है। एक एंट्री पास होनी है नॉर्मल एंट्री, पेरोल का मतलब वेजेस टू कैश, और दूसरी एंट्री क्या पास होनी है? वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि इन्वेंट्री की कॉस्ट में जो जो ऐड होता जाएगा किसको डेबिट होता जाएगा? वर्क इन प्रोसेस। अब जो लेबर का खर्चा है वो भी इन प्रोसेस की कॉस्ट बढ़ गई। फिर आ गए डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस की भी दो एंट्रीज, एक नॉर्मल एक्सपेंस टू कैश और दूसरी वर्क इन प्रोसेस टू एक्सपेंस, वर्क इन प्रोसेस टू। इसकी भी दो। वैसे ये वाली चीज आपके सिलेबस में नहीं, वैसे पेपर में नहीं आती होती, सिलेबस में है, पेपर में बहुत कम आती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की भी दो एंट्रीज पास होगी। एक एंट्री पास होगी जनाब डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, और दूसरा फौरन वर्क इन प्रोसेस डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंस, उसी अमाउंट से, सेम अमाउंट से। यहां तक हम प्राइम कॉस्ट तक आ गए। इसकी एंट्री पास हुई इन दोनों की, फिर इसकी एंट्री पास हुई, इसकी एंट्री होगी इसके की, प्राइम कॉस्ट की कोई एंट्री पास, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के अंदर वो तीनों चीजें ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस में ऐड हो चुकी है। फिर आ जाते हैं सारे ओवरहेड की एक एंट्री, सारे ओवरहेड। पहली एंट्री क्या पास होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, इन सब की बात कर रहा हूं। क्या होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या क्रेडिट करोगे? अगर कोई कैश दिया तो कैश क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन तो कैश नहीं होता, डेप्रिसिएशन तो कैश, डेप्रिसिएशन का नाम लिख ले। और कौन सी चीज हो सकती है? कोई पेएबल भी हो सकता है। मतलब ये सारे खर्चे जो कैश फॉर्म में होंगे वो कैश का नाम लिख देना, जो डेप्रिसिएशन होगी वो डेप्रिसिएशन के नाम से लिख देना। अगर वो कहता है कोई खर्चा पे नहीं किया तो वो किस नाम से आएगा? तो सारे पेरोल को प्लस करके इधर और सारे अलग अलग यहां पर लिख देंगे।
ये क्या एंट्री होगी? प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री। अब उसके बाद फौरन एक एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड। पहली एंट्री हुई प्रोडक्शन ओवरहेड की, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, सारे खर्चे क्रेडिट, नाम लिख दो या सारे इकट्ठे करके लिख दो, और फिर फौरन प्रोडक्शन ओवरहेड किस में चार्ज हो जाएगा? तैयब वर्क क्या एंट्री पास होगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। अब हम कहां तक पहुंच आए हैं? ये आपके अब ये वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ 1, 2 और 3। अब अगर देखें, एक मटेरियल से डेबिट हुआ, एक लेबर से डेबिट हुआ, और एक डायरेक्ट एक्सपेंस वाला भी वो पेपर में काम आता है, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा। अब आपका जी वर्क इन प्रोसेस नहीं रहा, फाइनल प्रोडक्ट बन गई, तो क्या एंट्री पास करोगे? फिनिश्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस। ये वाला किस अमाउंट से एंट्री पास करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट की एंट्री क्या होती है? फिनिश्ड गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस। और जब चीज बिक जाए तो उसे क्या एंट्री होगी? कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश्ड गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल टू, तो परपेचुअल में आपने पढ़ी होगी कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। तो अगर कहता है जी मैन्युफैक्चरर ने चीजें बेची, तो बेचने की एंट्री क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो मेन ये एंट्रीज है। पहली एंट्री दोबारा यहां पर आप मटेरियल के खरीदने की, मटेरियल के क्या एंट्री होती है? मटेरियल के खरीदने की रॉ मटेरियल डेबिट, रॉ मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट। फिर रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया तो क्या एंट्री? वर्क इन प्रोसेस टू। अब मुझे बताएं ये फाइंड कैसे करेंगे रॉ मटेरियल इस्तेमाल होने वाला? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वो वैल्यू फाइंड होगी। लेबर की क्या एंट्री होती है? नॉर्मल पेरोल डेबिट या कैश या पेरोल पेबल। अब इसको किस में ट्रांसफर कर देना होता है? वर्क इन प्रोसेस में। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट पेरोल क्रेडिट। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, और फिर इसको भी किसको चार्ज कर देना है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंस करेक्ट। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, और वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, सारे प्लस करके आप सिर्फ कैश के नाम से तो सबको नहीं लिख सकते। कुछ कैश भी हो सकते हैं, कुछ डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, कुछ पेएबल भी हो सकती है। और फिर फॉरन वर्क इन प्रोसेस टू। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट की क्या एंट्री होती है? फिनिश्ड गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस। ये किस अमाउंट से एंट्री पास होगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री अगर पास करनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेन एंट्रीज हमारी इस्तेमाल होती है। आपने कल जो घर से पढ़ के आना है या तैयार करके आना है, इन्वेंट्री आपका कंप्लीट हो गया? इन्वेंट्री आपने कंप्लीट तैयार करके आना है कल। चलो परसों के लिए कर ले इन्वेंट्री, फिर परसों के लिए कंप्लीट कर ले फुल। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपने पढ़ के आना है पेज नंबर 280, बिजनेस ट्रेडिंग डायरेक्ट मटेरियल, ये सब कुछ, ये जो चीजें अभी हमने सीखी है ये सारी वही है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जनाब। ये कितने पेज हो गए? 82, पहले 82 था, 82 हो गया, 83 हो गया, 80। ये 3 पेजेस हमारे हो गए जनाब। और उसके बाद ये आपने एंट्रीज पढ़ के आनी है। ये वही जनरल एंट्रीज है जो मैंने अभी आपको लिखवाई है।
अच्छा उसने ना अलग अलग करके एंट्रीज पास किया, उसने ये मटेरियल की एंट्री पास कर दी है, एक नजर एंट्री से सारी एंट्रीज जो भी है ये देखनी है, ये लेबर की एंट्री पास कर दी उसने। देखिए जैसे ये लेबर, पहले उसने एक एंट्री पास की और फिर एंड पर भी उसने कच्ची भी एंट्रीज बनाई हुई होगी, बल्कि आपने वहां से नहीं करनी, आगे बताई नहीं हुई, बस वही करनी है फिर। हाँ एंट्रीज वो कर लेना, बाकी वो 3 पेज पढ़ लेना। और ये फॉर्मेट ना मैंने कल लिखवाना है आपको यहाँ पे। क्या लिखवाना है?